कार्यक्रम वुमेन अचीवर्स 2020 में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आपके साथ आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं को बुलाया है और उन खास महिलाओं को बुलाया है जिनका संघर्ष जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट्स ली है उनको लेकर आज जी मीडिया ये मंच उन्हें दे रहा है। इस मंच से आज उनकी कहानियां जानेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और ये जानेंगे कि एक महिला जब कुछ करने की ठानती है तो किस तरीके से वो हर बुलंदी को छूती है। इस कार्यक्रम में जो हमारे विशेष सहयोगी हैं वुमेन अचीवर 2020 अवार्ड आज हम जो कर रहे हैं उसके प्रेजेंटिंग रिवाइटल एच वुमेन रहो चार्ज। स्पेशल पार्टनर है इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। स्पेशल पार्टनर जीवन साथी, रिश्ते जो आपको पसंद हो और आपकी फैमिली को भी। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। पहले पैनलिस्ट को हम बुलाएंगे, तमाम खास महिलाएं जो हैं हमारे साथ उनको यहाँ पर मंच में मैं आमंत्रित करूंगी। वीना देवी हैं LGP सांसद वैशाली से, बहुत स्वागत आपका। मैं चाहूंगी मैडम आप मंच पर आए। फजल उर रहमान BSP सांसद यूपी के, बहुत स्वागत आपका भी मंच पर, आप भी पधारिएगा यहाँ पर। और साजिया इल्मी जी को मैं बुलाना चाहूंगी, BJP के वरिष्ठ नेता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम आप भी आइएगा मंच पर। और इसके साथ ही नुकशाम चौधरी यूथ लीडर हैं। तो मैं चाहूंगी अब जिया और अमृता यहाँ पर मेरी सहयोगी इस पैनल को आगे बढ़ाएं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का जी मीडिया के लिए खास समय देने के लिए। और बहुत सौभाग्यशाली हम समझते हैं अपने आप को भी, क्योंकि आज ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है जो आधी आबादी को ना सिर्फ प्रेरित कर रही हैं बल्कि जागरूक करने की भी कोशिश कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ आज मौजूद हैं जिनकी कहानी जानने का आज हमें मौका मिल रहा है। और ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन तमाम ये महिलाएं कर रही हैं। नौकशाम चौधरी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा। 10 भाषाओं की जानकार, एक भाषा समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। 10 भाषाओं की आप जानकार हैं। अगर हम ये कहें कि आप बाहर हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर हरियाणा में आप अब सक्रिय हैं जी, क्यों ऐसा आपने सोचा कि बाहर जॉब नहीं करना है, भले पढ़ाई बाहर की है लेकिन अपनी कंट्री को सर्व करना है? जी, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इस मंच का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक बात रखना चाहती हूँ, एक एकेडमिक बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले जब तालीम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करके मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो फिर आगे एक सफ़र और मौका मिला कि विदेश में जाके पढूं। इटली मिलान से फिर मैंने अपना दूसरा मास्टर्स किया, लंदन पहुंचकर मैंने अपना तीसरा मास्टर्स किया। एक एक्सपोजर मिला, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिला, लोगों के साथ बहुत उठने बैठने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, अलग अलग कल्चर्स से ताल्लुक़ रखने का मौका मिला। और जब अल्लाह ने मेरे पे इतना रहम रखा और मुझे इस लायक समझा कि अपने मुल्क मुझे वापसी करने का मौका मिला, तो आज जब मैं अपने मुल्क से जुड़ रही हूँ, सच्चाई से जुड़ रही हूँ, लोगों से जुड़ रही हूँ, लोगों के जो आज के दिन एक सेंटिमेंट्स हैं राष्ट्रवाद से लेके राष्ट्रहित में लेके, उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो सफ़र है, मैंने इस उम्र में 27 साल की उम्र में यही सोचा कि वापसी करूँ अपने मुल्क में, अपने लोगों के बीच में रहूँ और वहाँ अगर किसी तरह से कोई योगदान दे सकूँ तो भरपूर योगदान दूँ। जी हाँ, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और ये मंच आज उसकी एक साक्षात मिसाल और एक तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। फजल उर रहमान जी इस मंच पर मौजूद हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो पुरुषों का जो अहम योगदान रहता है उस पर आप क्या कहेंगे? आज वो योगदान हमें मिल रहा है या कितने समय से हमें मिलता रहा है? कैसे एक अहम योगदान एक पुरुष उसमें अदा करता है? जिस दिन से ये दुनिया शुरू हुई है उस दिन से जो मर्द जात है उसकी बालादस्ती रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समाज बनता चला गया और ख़वातीन ने अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू किया, तब से एहसास होने लगा कि चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हों, सब बराबर के हकदार हैं। और मैं समझता हूँ कि हमसे अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, ये जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, वहाँ पर ये चीज़
औरत का सशक्तिकरण पहले इस्टेब्लिश हो गया। हमारे यहाँ ये बाद में आए, हालांकि बहुत से ऐसी फील्ड हैं जिसमें पहले से जी हमारे लेडीज़ आगे रही हैं, चाहे वो मैदानी जंग ही क्यों ना हो, वो झांसी की रानी हो या रज़िया सुल्तान हो या आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी हो, और चाहे आज की तारीख में चाहे हमारी पार्टी की लीडर मायावती हों, ममता बनर्जी हों और दूसरी ऐसी। जी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी आज बहुत सी सीईओ लेडीज़ हैं जी। और इसके अलावा आज सही मायनों में जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी आज हमारी ये लेडीज़ बहुत आगे हिस्सेदारी निभा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए और आने वाले दिनों में जी जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाएं भी यही बढ़ेगी। है, उम्मीद भी यही है। फजल जी, लेकिन कभी कोई पुरुष अगर किसी महिला को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है तो देश की तस्वीर बदलना तय मानी जाती है। अगर एक महिला के साथ एक पुरुष उतना ही सपोर्ट उसको कर रहा है तो प्रदेश क्या, देश क्या, पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए सक्षम रहते हैं। लेकिन संसद के अंदर जब आवाज़ उठती है तो क्या लगता है कि संसद तक ही सीमित रह जाती है? आवाज़ की गूंज बाहर तक भी होनी चाहिए शायद महिलाओं के मुद्दों को लेकर। जब भी महिला कोई बात उठाने का काम करती हैं तो उनको सपोर्ट हर तरफ से मिलती है, और अगर कहीं आवाज़ दबाने की बात होती है तो बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक नहीं दबाई जा सकती, बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। तो इसीलिए ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए, वो देर से सही, जी लेकिन जो आवाज़ है उसकी सुनाई, उसकी गूंज सभी तरफ पहुंचेगी और सब लोगों को पहुंचेगी। वीना देवी जी से ही मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि संसद के अंदर की भी बातें हो रही हैं। धरातल पर क्या वो स्थितियाँ आपको दिखती हैं कि वाकई जो बातें संसद के अंदर होती हैं वो बाहर तक भी निकल कर सामने आती हैं, वही चीज़ महिलाओं तक भी पहुँचती है? जो अंदर सुनाई देती है आप लोग जी। को, बाहर भी दिखाई देती है। मुझे जी ऐसा लगता है महिलाओं के लिए बहुत सारे काम इस देश में हुआ है। महिला अपने जागरूक है, महिला अपने आप खुद सोचती है कि उनको क्या करना है, नहीं करना, महिला जानती है। शाजिया जी, जहाँ एक नारी की बात होती है तो एक बेटी, एक माँ, एक महिला, उसके बाद गृहिणी, और अब अगर उन महिलाओं की बात करें जो आज समाज में समाज को भी एक बहुमूल्य देन दे रही हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो एक राजनीतिज्ञ भी है, तो शाजिया इल्मी खुद को क्या कहलाना पसंद करती हैं और क्यों? मुझे लगता नहीं कि शाज़िया इल्मी किसी एक बक्से में बंद की जा सकती है, नहीं की जा सकती। और हमारे अंदर की जो एक चिंगारी है, एक रेवोल्यूशनरी है, एक ज़ील है, एक इनकलाबी, एक वो है मशाल, वो जलती रहती है। तो बतौर बहैसियत बेटी, बहैसियत माँ, बहैसियत एक्टिविस्ट, आप अपने अलग अलग किरदार निभाते हैं। जी। तो जैसे कि कहते एक शेर है कि हो मेरे शेर गो खवास पसंद, लेकिन मेरी गुफ्तगू आवाम से है। तो बातचीत लगातार होती है और अलग अलग रोल्स बदलते हैं। एक बहुत बड़ी राइटर रही हैं वर्जीनिया वुल्फ, और उनके पिताजी कहते थे कि आप ये पढ़ाई लिखाई बेटों के लिए है और तुम्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा एक वक्त के बाद पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि सारी लाइब्रेरीज को बंद कर दो, मुझे कैद में रख दो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो जी, लेकिन मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो उपज है, जो सोच है, जो अरमान है, जो ख्वाहिश हैं, जो ख्वाब हैं, उस पर ताला नहीं लगा सकते। जी, ताला नहीं लगा सकते वाकई। तो और मैं उस घर से हूँ, कानपुर शहर चमनगंज इलाके में, जहाँ पे लिटरली कहा जाता है ना कि विमेन कैन बी सीन बट नॉट हर्ड। तो भाई महिलाएं दिखें, सुनी नहीं जाए ज़्यादा, क्योंकि उनका ज़्यादा बोलने उलने का काम नहीं है। पर मुझे तो बहुत सवाल पूछने थे, तो अम्मी परेशान हो जाती थी। वो है ना, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं जी, क्योंकि मेरे बड़े सवाल होते थे, कुछ बहुत सारी बुनियादी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। और मैं सोचती थी कि भाई जिस्मानी तौर पर महिला और पुरुष अलग अलग हैं जी, जाहिर है, एनाटमी मुख्तलिफ है ना, अब बेटी है, बेटा है, जाहिर है, लेकिन अरमान तो वही हैं, ख्यालात तो वही हैं, गुस्सा तो वही है,
मोहब्बत तो वही है, जज्बात तो वही हैं, तकलीफ़ तो वही है। तो सिर्फ जिस्मानी अंतर और उसके वजह से पूरी आपकी ख्वाहिश ही बदल जाए, आपके ख्वाब ही बदल जाए, आपकी तकदीर ही बदल जाए, ये तो नाइंसाफ़ी है जी। और अल्लाह ताला तो इंसाफ पसंद है। ये नाइंसाफ़ी तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला को सिर्फ जिस्मानी अंतर करना होता तो दिमाग बराबर से क्यों देता, जी, प्रतिभा टैलेंट बराबर से क्यों देता, सोचने की कुव्वत क्यों देता, एनालाइज करने की शक्ति क्यों देता। अगर अल्लाह ताला ने ये सब भी दिया है तो उसका भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल भी लगातार मैं पूछती आ रही हूँ, पूछती रहूँगी। बहुत से लोगों को परेशान मैंने किया है, खुद को भी बहुत परेशान किया है जी। लेकिन ये बहुत ही एक शानदार सफ़र रहा है, बहुत तकलीफ़ें भी रही हैं इसमें। जी बिल्कुल। शाजिया, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक आवाज़ बनना था आपको, नौकशाम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने एक गीत का जिक्र किया कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, और आपको जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो गीत की लाइनें याद आती हैं कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो हिंदुस्तान में फिर से वापसी, फिर से हरियाणा में नौकरी, इतना आपने भ्रमण किया, अगर मैं बात करूँ तो देश विदेश कहाँ आप नहीं गई, कहाँ आपने पढ़ाई करी, तो उसके बाद यहाँ पर वापस आना, वो क्या एक सोच थी वो, या फिर मैं ये कहूँ कि वो क्या एक सवाल था जो नौशाद को यहाँ पे लेके आ गया फिर से? देखिए जी, सबसे बड़ा जब सवाल ये आया कि मैं हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जी, और खुदा की बड़ी रहमतें रही हैं कि हमें, जैसे मेरे वालिद साहब को मौका मिला बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उस ज़माने में पढ़कर अपना मुकाम बनाने का, तो उसी तरीके से मुझे मिला। पर उस जो आवाम थी हमारे इलाके की, वो वहीं की वहीं रह गई जी। राजनीतिक तौर पे देखा जाए या सामाजिक तौर पर देखा जाए, या एक मर्द और औरत के जो वहाँ पे ताल्लुकात हैं और जिस किस्म से मुख्तलिफ हैं वो, उनको देखा जाए तो आज भी बहुत फ़र्क है। तो एक तरीके से एक सोच जो थी उसका एक बुनियादी तौर पर उपज हुई कि आप कितने खुद परस्त हैं। हम अपनी सफलताएं देखते हैं जी, अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड करियर देखेंगे, अपना हम प्राइवेट वर्ल्ड करियर देखेंगे, बट जब आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ पे मेरी जड़ें हैं, वो नीति आयोग के तहत भी वैसे भी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो मेरा इतना पढ़ लिख कर होने का क्या फ़ायदा हुआ अगर मैं अपनी तालीम से सिर्फ अपने आप की मौजूदगी को पेश कर रही हूँ। ठीक है, हमें मौका मिला है, हमने मौका जिसको मिले मौके का उपयोग करें जी। पर अगर हमने अपने आप को इस काबिल बना लिया तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक और नौकशम चौधरी वहाँ से निकल के क्या पता कहीं और चांद पे चली जाए। ये मौका देने के लिए, ये एक एहसास दिखाने के लिए कि नौकशम चौधरी अकेली एक थी जिसको एक मौका मिला, पर हज़ारों लड़कियाँ मेरे वहाँ इलाके से आगे बढ़ सकती हैं, अपना एक मुकाम बना सकती हैं, हो सकता है एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएं जहाँ हमने सोचा नहीं है। अब वीना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, किस तरह से आपका जीवन रहा, क्योंकि आज हम कैसे शुरुआत हुई, कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे घर वालों ने सपोर्ट किया, वही सब जानना चाहते हैं आपसे। मैं बिहार से हूँ, वैशाली लोकसभा की सांसद हूँ। मैं अपने राजनीतिक जीवन हाउसवाइफ के ज़िंदगी में मैं जी रही थी, वहीं से मेरा शुरुआत हुआ जी। मैं राजनीतिक में नहीं थी, न मेरे कोई मायके में राजनीतिक में थे, न मेरे ससुराल में कोई राजनीतिक में, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई फैमिली मेंबर राजनीतिक में इससे पहले नहीं थे। जब मैं 2001 में चुनाव लड़ी तो मैं 2 बार मुजफ्फरपुर जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रही। अच्छा। फिर 10 में मैं एमएलए बन के बीजेपी के आई, अभी आपके सामने सांसद के रूप में हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक गुरु अगर कोई है तो मेरे पति हैं। मैं हाउसवाइफ के ज़िंदगी में थी, राजनीतिक में लाने वाले वही हैं, प्रेरणा देने वाले वही हैं। मैं इस सफ़र को यहाँ तक पार किया, मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 2 लड़का 2 लड़की जी। बहुत संघर्ष हुआ। मैं कभी कभी शाम को लौट के आती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे अनाथ के तरह नौकर पर छोड़ा हुआ है, सर्वेंट पर, तो उस समय मुझे बुरा लगता था। लेकिन जब मैं बाहर निकली, घर से कदम बाहर लाई, तो मुझे लगा राजनीतिक में आने के बाद जो हमारे गरीब पिछड़े सारे समाज के लोग हैं जिनको मेरी आवश्यकता है, तो मुझे गरीबों को मदद करना बहुत अच्छा लगा। लोगों से मिलने जुलने में बहुत मुझे आज भी
आप कहीं जो शांत स्वभाव के हैं, मेरे लोकप्रियता, मेरे शांत स्वभाव, जो आदमी एक हाउस वाइफ के ज़िंदगी में हो उसको इस मुकाम तक भेजने वाले मेरे जनता हैं। मैं उनके साथ, जैसे मैं आपके साथ यहाँ आके बैठती हूँ, वहीं उनका दुख दर्द मैं गंभीरता से सुनती रहती हूँ। उनके दिल में मेरे लिए जगह है। अपना जो शांत स्वभाव था वो अपना यूएसपी बना लिया आपने, इसी से कैसे अचीव करना है। हाँ। और ये एक महिला ही जान सकती है। जी हाँ, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत शांत स्वभाव वीना जी का है, तो अमूमन नेताओं में ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक नेता के अतिरिक्त ये एक माँ भी है, एक गृहिणी भी है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि सवाल मैंने उनसे भी किया और आपसे ना पूछूं तो मुझे अधूरा सा लगेगा, कि आपका फेवरेट किरदार, क्योंकि हम सब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के किरदार जो है वो निभा रहे हैं, तो आपने जो किरदार अभी तक निभाया, आपका फेवरेट किरदार उसमें कौन सा रहा और क्यों रहा? कुछ चुनौतियाँ उस किरदार की जो आपको अभी भी याद है, और वो पल जो आप हमसे कुछ साझा करना चाहें। मेरा जो किरदार है, मैं माँ भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। अब मुझे चिंता भी रहती है कि ये बच्चे पढ़े लिखे देश के अच्छे नागरिक बने। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने क्षेत्र में, अपने जो भी नौजवान साथी हैं, हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को प्रेरणा हमेशा देती रहती हूँ, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज था। बहुत पहले महिलाओं को दबाया जाता था। महिलाओं में जो कला है, हम महिलाओं को 9 रूप होते हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती बन के हम लोग आते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में समझदारी आई, महिलाओं को बाहर निकलने दिए, घूंघट से बाहर किए। आज उसी का देन है जो मैं भी बिहार से 3 सांसद महिला बन के आई हूँ। हमारे खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग महिलाओं के उत्थान के लिए, मुख्यमंत्री जी का सहयोग महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा काम करना उनका है। हमेशा हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं। महिला अब हर जगह सुरक्षित है। कहीं कहीं छोटी मोटी घटना होती रहती है, उसको नहीं लेना है, लेकिन सुरक्षित है। मैं घटनाओं के बारे में भी जिक्र करूंगी। फजलुर रहमान जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि वीना जी ने भी बताया कि पुरुष प्रधान सोच पहले भी थी, अभी भी कुछ क्षेत्रों में है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एकदम चली गई है। कई घरों में आप देखेंगे, अगर लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं तो उनके ऊपर ही थोड़ा सा ब्लेम कर दिया जाता है हर चीज़ को लेकर, कि शायद लड़की की ही गलती रही होगी। और ऐसे में जब भी कोई भी मुद्दा होता है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उसमें वो मुद्दा छुप कर रह जाता है। कई केसेस अभी भी चल रहे हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं है, जो हौसले देते हैं बदमाशों को भी। जो बाहर लड़कियां जा रही हैं उनको डर भी लगता है। इसके लिए वाकई किसी भी पॉलिटिशियन को कैसे खुलकर आगे आना चाहिए, या फिर जो केसेस अभी लंबित हैं कब तक पूरे होने चाहिए? बहुत घोषणाएं होती हैं, ऐलान हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ अपराध हुआ है, रेप हुआ है, तो जल्द से जल्द फांसी मिल जाएगी। जो एक हादसा हो जाता है किसी लेडी के साथ, उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि हमारी मानसिकता इस तरह की बनी हुई है जी, कि अगर लड़की की कोई बात बाहर आ जाती है तो जो समाज है, बदनामी का डर, वो उसको कबूल करने से मना कर देता है। जी जी। तो इसलिए ये कोशिश की जाती है कि भाई जो हो गया उसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और ये मानसिकता हमारी आगे की तरफ, खराबियों की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जब तक ये नहीं होगी मानसिकता कि भाई अगर किसी के साथ कुछ हो गया है तो हम उसके लिए सिर्फ लड़की को ही जिम्मेदार ना माने जी, और उसके साथ समाज आगे बढ़कर आए, तब ये बात ख़त्म हो सकती है। उल्टा हमारे साथ ये होता है कि समाज भी उसको साइड लाइन करने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो हमारा कहना यही है कि हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी, चाहे उसमें पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बिल्कुल। स्त्री भी, उसकी माँ भी कभी कभी इस काम के लिए कहती है कि तू खामोश हो, तू मत बोल, और यहीं से हमारी खराबियाँ शुरू हो जाती। जी बिल्कुल, नज़र बदलने से जब नज़ारे बदल जाते हैं तो सोच बदलेंगे तो सारे बदल जाएंगे। शाज़िया, निर्भया की बात हुई तो बतौर पत्रकार भी और बतौर सोशल एक्टिविस्ट भी आपने इस मामले को भी बहुत करीबी से समझा है और जाना है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निर्भया का यह वाक़या हुआ
और हम सब लोग सड़कों पे थे, और मुझे ये बताना ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स, हमारे पुरुष, हमारे भाई, हमारे कोलीग सब शामिल थे जी। तो हम लोग इस महिलाओं के इशू को सिर्फ एक महदूद ना रखें जी। ये सिर्फ महिला दिवस, महिला इशू, ये हम सबका इशू है, ये ह्यूमन इशू है। क्या फ़र्क है? और जब हम बात करते हैं महिलाओं की तो ये पुरुषों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, ये पुरुषों और महिलाओं की मिलकर एक साथ एकजुट होकर एक सिस्टम, एक पुरुष प्रधान सोच, एक पेट्रियार्कल सोच के खिलाफ लड़ाई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बजाय ये हम पूछते रहें कि अपनी बेटियों से कि तुम 8 बजे से पहले आना, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था, हम पुरुषों से पूछें, अपने बेटों से पूछें, भाइयों से कि तुम लोग देर रात तक क्या कर रहे थे। हम लोग बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी बहनों के मामले में। घर की बहन है, घर की बेटी है, घर की इज्जत है, तो क्या कोई और महिला जो बाहर है वो तो अपने घर की भी इज्जत होगी ना। और दूसरी चीज़, तो आप ये बताइए, जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात होती है कि वो देखने की चीज़ है, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, एक पॉपुलर डोमिनेंट कल्चर हो गया है, मीडिया हो, सिनेमा हो, उसमें भी बदलने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि भाई हम सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त जैसे गाने हैं, कि कोई महिलाओं के लिए ठीक होंगे, वो गाने के तौर पर ठीक होंगे, लेकिन नहीं, हम सोचने वाले, काम करने वाले, संघर्ष करने वाले, आंदोलन करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले, योगदान करने वाले, बराबर के इस देश के साझेदार हैं, भागीदार हैं और हकदार हैं। जी। ये कहने की ज़रूरत है हम सबको हर वक्त। तो ये हमें समझना होगा। और ये जो बुनियादी फ़र्क बार बार बताया जाता है, इससे उबरना होगा। तो हमें पुरुषों से लड़ाई नहीं करनी है, हमें मिलकर ये करना है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कभी कभी महिलाओं के हित में बात नहीं करती। अगर मैं सोचती हूँ अपने अब्बा और अम्मी के बीच में, तो अब्बा ज़्यादा बड़े फेमिनिस्ट थे, अम्मी नहीं थी जी। अगर मैं अपने भाइयों को देखूंगी तो मेरे एक भाई ने इतना मुझे प्रोत्साहित किया बजाय मेरी बहनों ने। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। जी। जैसे कि अभी दीदी बोल रही थी, फजलुर भाई बोल रहे थे, एक परवरिश और एक सोच कि अब मेल फीमेल डायनामिक्स क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से लड़ाई शुरू हो रही है? हम किस बात की बात कर रहे हैं? क्या मैं पुरुष हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो अगर मैं महिला हूँ तो मेरा इतना ही फ़र्ज़ है, मेरा रोल इतना लिमिटेड है? हमें अनलिमिटेड होना पड़ेगा। बहुत सारे पुरुष हैं, वो चाहेंगे कि वो एक्सप्रेस करें अपने जज्बात को, वो भी बच्चों का ख्याल रखें। कितने बढ़िया शेफ से देखिए आप, क्या उम्दा, और तो यानी कि कोई रोल और कोई चीज़ें वो जेंडर में नहीं डिवाइड हो। आप कल्पना चावला को देखिए, कहाँ पहुंची, चांद पर पहुंची। देखिए हमारी प्यारी सी छोटी बहन को, मेवात की रहने वाली, दुनिया भर में झंडे गाड़ रही हैं भारत के। जी। ये देखिए, और छोटी छोटी जॉब्स देखिए, आज आप ई रिक्शा चलाने वाले भी आपको महिला मिलेंगी, और आपको बाउंसर्स भी महिला मिल जाएंगी, और कई कहानियां भी आपने देखी है। जी। नौकशाम जी, सवाल आपसे रहेगा, माहौल को थोड़ा लाइट भी करते हैं, क्योंकि हमने सभी को बताया है कि 10 भाषाओं की जानकार हैं आप। जी। विमेंस डे, महिला दिवस, इसको अगर आप 10 भाषाओं में बोल के दिखाएं तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और आप लोग भी अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जागरूकता होती रहे, लेकिन मोटिवेशन भी मिलता रहे सभी महिलाओं को। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर रहता है तो वो आप लोगों का ही रहता है, जो सोसाइटी होती है। नौकशाम जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहती हूँ जी। आपसे सवाल पे आऊँगी मैं, एक इससे पहले रखना चाहती हूँ। मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, और बहुत प्रोग्रेसिव वर्ल्ड से इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे तो वहाँ कहते आते थे कि आप कैसे, आपकी एक बेटी है, मतलब आप एक बेटी, हाँ वो तो ठीक है, तो फिर बेटे का क्या हुआ? जी। मेरे फादर एक दिन कहने लगे कि मेरे पास इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं एक बच्चा पाल लूँ, तो वो एक मेरे लिए बच्चा है, बेटी बेटा नहीं है। उसके बाद एक दफ़ा ऐसा रहा कि मेरे फादर ने कभी मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तो जिनसे इंट्रोड्यूस कराया वो मुझे देखने लगे और समझने लगे कि लग तो ये डॉटर रही हैं। और तो मैंने अपने फादर से रास्ते में पूछा कि आपने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया? तो उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने रखा था, वो कहते बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है, संस्कारों में फ़र्क नहीं है,
मैं अपने बेटा हो बेटी हो हर उनके लिए मेरे संस्कार एक जैसे हैं। पर हाँ, जैसे शाज़िया जी बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्टिफाई जब तक होती रहेंगी ना, और बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ अगर रखूँ कि ऑब्जेक्टिफाई आप ना करें, प्रिंट में भी, डिजिटल मीडिया में भी, इंडस्ट्री में भी, सिनेमा में भी, पॉलिटिकल सिनेरियो से भी। हम सब ये इस मंच पे बैठे हैं, सभी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, किसी पार्टी से कनेक्टेड होंगे, पॉलिटिकली स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं। हम लोग कई बारी बहुत दफ़ा होता है, मैं अपने बारे में कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ती हूँ, एंड देन आई थिंक कि ओके यू शुड हैव यूज्ड सम अदर एडजेक्टिव, यू गिविंग मी अ प्रोफेशनल एडजेक्टिव, बट अगर आप मुझे कुछ और बताते। सो ये जब तक हम इनको ऑब्जेक्टिफाई करना छोड़ देंगे, जिस दिन हमने औरत और पुरुष के ये जो फ़र्क को समझ लिया, समझ कर ये देख लिया कि ये मी मूवमेंट भी है, वी मूवमेंट भी है, विमेंस मूवमेंट भी है, मेंस मूवमेंट भी है, अस मूवमेंट है, राइट। ये इंटरनेशनल बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनेशनली भी हम ये देखते हैं कि द वुमन हैज़ टू वर्क ट्वाइस और थ्राइस टू ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। राइट। व्हाई? एक औरत खूबसूरत लग सकती हैं, खूबसूरत तरीके से बोल सकती हैं, उनका कोई भी लिबास हो सकता है, वो किसी भी तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकती हैं, किसी भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं आप? ये अगर बहुत होते हैं कि जो वुमेन सॉफ्ट स्पोकन है उनका, और जो मर्द चिल्ला के बता रहे हैं, एक ही बात बता रहे होंगे जी। तो क्या अगर आप चिल्ला कर थोड़ा सा भी जोर डाल के बता रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी उसमें ज़्यादा वजन है। जी। ये एक औरत और मर्द के जो हम फ़र्क को समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है क्योंकि एक जो महिला है वो घर को चलाती हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, वो शिक्षित रहें, तालीम वास्ता रहें, और थोड़ा सा अगर वहाँ पर फ़र्क ख़त्म हो जाए, जब आप बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और जब आप घर से बाहर भेज रहे हैं, तो ये फ़र्क वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक मैं बात रखना चाहती थी। बाकी विमेंस डे पे माहौल आपने बहुत बेहतरीन बना रखा है, तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ बड़ी मुबारकबाद है साढ़े वालों, एंड हैप्पी विमेंस डे टू एवरीबडी, एंड दिस इज़ अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उद्देश्य भी है कार्यक्रम का कि जो महिलाएं अपने आप को शायद थोड़ा सा पीछे समझती हैं, या फिर जागरूक नहीं है, या फिर इतना मोटिवेटेड फील नहीं करती, आप सभी को देखकर और आप सभी की स्टोरीज देखकर आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे। यही उद्देश्य है हमारा भी। महिला सशक्त है और उसे किस तरह और सशक्तिकरण की जरूरत है, या आज समाज किस तरह सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, ये मंच उसी के लिए आज आयोजित किया गया है। ये मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हम वापस लौटेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा दूसरा पैनल जो है मैं उनको बुलाना चाहूंगी। स्वपनदीप कौर हमारे साथ है, नायब तहसीलदार हैं, डॉक्टर ऑफ सबजीत। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उनका यहाँ पर। इसके अलावा ऋतु महेश्वरी हमारे साथ हैं, IAS CO नोएडा। बहुत स्वागत मैम आपका भी। बबीता फोगाट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रेसलर अर्जुन अवार्डी भी हैं। इसके अलावा अंजुम भी हमारे साथ हैं, SGM है अलीगढ़ की। आप भी मंच पर आ जाएगा, बहुत स्वागत आपका भी। और मैं चाहूंगी अब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी जी, पहले स्वागत कीजिए यहाँ पर उनका, फूल देकर उनका स्वागत कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस पैनल को। जिया भी हमारे साथ यहाँ पर है। जिया और दिलीप सर इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का संघर्ष यहाँ पर रहा है। जो तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे हर हर्डल्स को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं और मुकाम हासिल किया है, सीखने की कोशिश करेंगे और संघर्ष जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक बड़ा नाम तो हम जरूर देखते हैं, तारीफ तो हम जरूर करते हैं, लेकिन उस तारीफ के पीछे कितना संघर्ष रहा है, कितनी दिक्कतें रही हैं, जिसके बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इस पैनल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये खास पैनल है और हमारी कोशिश ये है कि महिला सशक्तिकरण केवल दिखना बयानों में नहीं चाहिए, अखबारों में नहीं चाहिए, वाकई ज़मीन पर होना चाहिए। और हम ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आपके सामने
लेकर आए हैं, जिन्होंने वाकई समाज को बदलने की न केवल शुरुआत की है बल्कि समाज की जो सोच है उसको भी बदलने का काम किया है। बबीता फोगाट, इनसे डर लगता है इसलिए नहीं कि ये पहलवान है, इनसे इसलिए डर लगता है कि इन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ के उन लोगों को डरा दिया है जो अब तक लड़कियों को घर के बंधन में रखना चाहते थे। और बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप बबीता फोगाट का, जो अर्जुन अवार्डी हैं, रेसलर हैं, आगे भविष्य की नेता हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब नेता बन जाएंगी, विधायक बन जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी तो कुछ और अच्छा करेंगे। ऋतु माहेश्वरी आप सबके बीच में है, जहां हम बैठे हैं इस नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं। मैं नोएडा का रेजिडेंट भी हूं, जी उत्तराखंड का एडिटर भी हूं। मैं अपने थोड़े से अनुभव से कह सकता हूं कि बदलाव की बयार बहुत तेजी से बह रही है और हम महसूस कर रहे हैं नोएडा के नागरिक के तौर पर। ऋतु माहेश्वरी के आने के बाद एज ए सीईओ हम महसूस कर सकते हैं कि हम साफ हवा में सांस भी ले सकते हैं और नोएडा खूबसूरत बनाने का जो सपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो शायद शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ स्वपनदीप कौर हैं। आपने सुना होगा सरबजीत, एक फिल्म भी बनी थी। सरबजीत इनके पिता थे जो इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान की जेल में रहे हैं, कोट लखपत जेल में। और एक पत्रकार के तौर पे मैंने हिंदुस्तान में इनके पिता की कहानी को लाकर उजागर किया था और ये बताया था कि सरबजीत कोट लखपत की जेल में बंद हैं। बाद में जी न्यूज़ की उसी स्टोरी पर पाकिस्तान में एक रिव्यू पिटीशन लगाई गई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में और बाद में उस केस को दोबारा खोला गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि हम पूरी ताकत लगा के भी, हमारा देश पूरी ताकत लगाकर भी इनके पिता को नहीं बचा पाया। लेकिन एक लड़की जो अपने पिता को खो देती है, छोटी उम्र से संघर्ष करती है और आज वो नायब तहसीलदार के तौर पर आप सबके सामने समाज के लिए बदलाव की एक मिसाल है। अंजुम भी हैं, तमाम मुश्किलों के बीच आज एसडीएम है अलीगढ़ खैर की। और एक मिसाल इसलिए है कि जिस परिस्थिति से वो यहाँ तक पहुँची हैं, उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एफर्ट किया और आज उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विस को क्रैक करके वो एसडीएम के तौर पर हमारे साथ बैठी हैं। हम इसलिए हैं कि हम आपका साथ दे रहे हैं। मेरी कलीग है जिया। सबसे पहला सवाल मैं करूँगा बबीता, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मर्दों की सोच वाली सोसाइटी है। लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी और लड़कियों के लिए ये वर्जित है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा वर्जित क्षेत्र में चली गई। लड़कियों के साथ तो छोड़ दीजिए, आप लड़कों के साथ पहलवानी कर रही थी, ऐसा संभव कैसे हो गया? देखिए, ऐसा संभव तब हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो यही चीज़ थी कि हमें मौका दिया तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हर लड़की को मैं कहती हूँ कि हर लड़की को ये मौका नहीं मिलता, बट अब तो फिर भी लोग देने लगे अपनी बेटियों को मौका। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोगों की जो सोच थी जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की और लोगों की जो धारणा थी वो एक रूढ़िवादी सोच मैं कहूँगी कि थी कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। और हरियाणा जैसे राज्य के अंदर तो लड़कियों को घूंघट में पर्दे के पीछे रखते थे, यहाँ तक कि घर से बाहर पढ़ने तक का भी मौका नहीं मिलता था और खेलना तो बहुत दूर की बात है। बट मेरे पिता ने जब रेसलिंग स्टार्ट करवाई तो लोग बोलते थे, क्योंकि हम शॉर्ट्स भी डालते थे, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे, तो गांव के 4-5 लड़कियों ने और ने भी रेसलिंग स्टार्ट की थी। बट लोगों के दबाव के कारण, समाज की जो सोच है उसके कारण लोगों ने उनको पीछे हटा लिया। बट मेरे पिता ने सोचा था कि अपनी बेटियों को कुछ बनाना है, तो उन्होंने फिर लोगों की नहीं सुनी। लोग आके बोलते भी थे पापा को, अगर हम वहाँ पे उनके पास बैठे होते तो हमें कहते बेटे आप अंदर चले जाओ। और जब वो कुछ बोलते थे कि भाई ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, ऐसे कपड़े क्यों पहनाते हो, तो वो तुरंत जवाब देते थे कि मेरी बेटियों को मैं आज़ादी दे रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो यही चीज़ हमें भी बोलते थे मेरे पिता कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको जवाब दे दीजिए कि जब हमें ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो हमें कोई डायरेक्ट आके बोलता था कि, क्योंकि बहुत लोग बोलते, जब हम शॉर्ट्स डालते थे तो बोलते थे कि बेटे ये हमारे समाज में अच्छा नहीं लगता, कम से कम पूरे कपड़े तो पहन लो, ये सब। बट हम उनको यही जवाब देते थे कि मेरे पिता को अगर दिक्कत नहीं है, हम शॉर्ट्स डालें, कुछ भी करें, कुछ भी पहने, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग कि नहीं बेटे अच्छा नहीं लगता, हाँ अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, आप ऐसे बोल रहे हो। तो ये जवाब हम देते थे। तो उसके बाद 1-2 बार लोगों ने बोला, उसके बाद बोलना बंद कर दिया। और जब तक हम, वही बात है कि हम सहते रहते हैं, लोग हम पे और हावी हो जाते हैं। आप तुरंत जवाब दे दीजिए, उसका रिएक्शन दे दीजिए, लोग अपने आप उनका मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अंजुम जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा अगला, क्योंकि किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँची हैं,
एसडीएम हैं और साथ ही यहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपका सफ़र कैसा रहा, शुरुआत से जानना चाहेंगे, किस तरह का स्ट्रगल, घर वालों का कैसा सपोर्ट? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जी मीडिया का कि मीडिया के द्वारा वुमेन को जो फैसिलिटेट करने का और अलग अलग सेक्टर से हम लोग को यहाँ कलेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुरुआत मेरी इन 2 लाइनों से कि मुट्ठी में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। बस यही ख्वाहिशात थी मेरे मन के अंदर कि कुछ करना है, अलग करना है। जैसे बबीता मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया कि फैमिली से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा जो स्ट्रगल है वो हाफ हो जाता है। बट अगर फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो स्ट्रगल हमारा डबल हो जाता है। इसी पायदान पे आगे रख के मेरी फैमिली में भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स काफ़ी हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनालिटी सबकी होती है। कुछ फेवर करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ अगेंस्ट रहते हैं। ऐसी ही चीज़ों को मैंने भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि जब फैमिली ने कहा कि नहीं ठीक है, अब नहीं पढ़ना है आपको, वापस आ जाइए। वही फिर आया कि अभी कुछ करना है, अभी आगे बढ़ना है। तो मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर महफूज, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई हैव 5 ब्रदर्स बट सिंगल पर्सन कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो जो सपोर्ट मिला, वो जो सोसाइटी थी कि नहीं लड़की है, पढ़ा के क्या करना है, तो भैया आए वहाँ पे और उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप जितना पढ़ना चाहो, जो करना चाहो आप करो। इसी बीच प्रेजेंट में अभी जो मेरे हस्बैंड हैं, एज अ फ्रेंड वो मेरी लाइफ में आए और एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई, उन सारी मुश्किलों को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे बात करते हैं हम विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, तो एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि एक सफल महिला के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। वो मेरा भाई भी हो सकता है, हम सबका भाई भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड भी हो सकता है। शुरुआत मेरी यही रही, एजुकेशन के द्वारा ही मैं आगे बढ़ी और बीइंग अ लेडी ऑफिसर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को चूज़ किया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत एहसास होता है कि जब हम जो नीडी पर्सन हमारे दरवाजे पे आता है, हम नॉर्मल पर्सन उसका नहीं कर सकते, बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। उनकी आंखों में जो आशाएं होती हैं, एज अ नॉर्मल पर्सन जो मेरे मन में भी आशाएं होती थी कि मैं ये करूँ, मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं उसकी बढ़ के और मदद कर सकती हूँ। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि मैं समाज में अपने देश को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में अपना पूरा योगदान दे पा रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रितु जी, मैं आपसे पूछूं, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर एक इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस में जाना, चुनौती भरा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। मेरा भी नागरिक हूं मैं यहाँ का, रोजी रोटी भी इसी प्रदेश से हमको मिलती है एक तरह से अगर मैं देखूं तो। लेकिन जब आपको चुनौती दी गई कि उत्तर प्रदेश में आपको काम करना है, तो आपके मन में क्या ख्याल थे? उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की सोच ये होती है कि साहब बहुत मारकाट है, बहुत लड़ाई दंगा होगा, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है। जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पर आई तो एक तो महिला होना, आपके पास एक पावर तो आ जाता है जब आप IAS बन जाते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के DM बन जाते हैं। रितु माहेश्वरी अपने आप को कैसे देखती हैं कि उनका स्ट्रगल एक महिला के तौर पर ज़्यादा होता है या इस सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपका स्ट्रगल कम हो जाता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, निश्चय ही किसी भी महिला के लिए या पुरुष के लिए मैं ये मानती हूँ, सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ना केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। स्पेशली मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और वहीं पली बड़ी हूँ, और पंजाब और उत्तर प्रदेश के परिवेश में बहुत डिफरेंस है। पंजाब हरियाणा दोनों के मिले जुले परिवेश में मैं बड़ी हुई। तो उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही स्पेशली जो हम लोग के एरियाज़ में एक डर सा लगता है कि उत्तर प्रदेश जाना है तो पता नहीं
कैसा होगा और क्या स्थिति होगी और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी और लड़कियों के लिए सेफ़ होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सी धारणाएं रहती हैं। लेकिन सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश की बात पूछी, तो यूपी एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एज अ सिविल सर्वेंट जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने चैलेंजेस और जितना सीखने का मौका मुझे उत्तर प्रदेश ने दिया है, देश का कोई भी राज्य उससे मैच नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं वहीं ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। और गवर्नमेंट सर्विस में बाहर से कुछ भी लगता हो, लेकिन अंदर से जो लोग काम करते हैं और जो जानते हैं, जितना आप काम करना चाहेंगे उतनी ही चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी। तो यूपी में इतनी डायमेंशंस हैं, इतनी कास्ट और रिलीजियस वेरिएशंस हैं कि यहाँ काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको इतनी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं कि ना केवल आप प्रोफेशनली, आप पर्सनली भी बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत ग्रो करते हैं। दूसरी अच्छी बात उत्तर प्रदेश के बारे में ये भी है कि यहाँ के लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमर्शियल या एक काम का आउटलुक लोगों का रहता है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो उत्तर प्रदेश के संबंध में है। और जहाँ तक महिला होने के संबंध में है, देखिए यहाँ तक पहुँचना, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होना, उसके बाद विभिन्न पदों पर रहना, तो निश्चय ही एक चैलेंज हम लोगों के लिए हो जाता है। और ना केवल सिविल सर्विसेज में, कोई भी महिला जो घर से बाहर निकल के काम करती है, तो सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। और ना केवल अपर या मिडिल क्लास में हुए हैं, लोअर क्लासेस में भी हुए हैं। और हर परिवार चाहता है कि ना केवल लड़के, उनकी बेटियां भी घर से बाहर निकलें और पढ़ें। लेकिन अभी भी जो माइंडसेट है वो उसके साथ उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो पाया है। तो उस जगह पर पहुंचना और पहुंचने के बाद अपने आप को उसी समांतर, उसी पैरेलल पे खड़ा करना, साथ ही घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेरा स्पेशली जो मेरी सर्विस का एक्सपीरियंस रहा है, जो चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं। क्योंकि महिलाओं से कोई बहुत ज़्यादा गलत काम कराने की या करने की हिम्मत नहीं करता। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जितनी एप्रिसिएशन शायद महिलाओं को मिलती है उतनी शायद पुरुषों को नहीं मिलती। मैं यही पूछने वाला था। एक नायब तहसीलदार, एक एसडीएम और एक आईएएस जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, और एक दंगल गर्ल जो उठा के पटकती है, जो कोई अगर हमको छेड़ता है तो छोड़ेंगे नहीं, पहले तो बोलते नहीं है, फिर पटक देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तीनों के छोटा छोटा जवाब लूँगा, आपसे पूछता हूँ, जब बहुत प्रेशर आता है, बहुत लगता है कि बाहुबल आ गया है, धनबल आ गया है, कभी मन कसमसाता नहीं है कि दंगल की तरह पटकना चाहिए उठा के? देखिए, उनका काम दंगल में पटकना है, लेकिन हम लोग बिना वो किए शब्दों से और अपने कलम से ही पटक देते हैं। तो कोई गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करता है। तो शायद आपका कंडक्ट, सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है। लेकिन अगर जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में, चाहे प्राइवेट सर्विसेज में है, तो शायद आपका कंडक्ट, आपकी कलम आपके लिए आपका काम कर देती है। आपके विरोधी कहते हैं आपके बारे में कि बहुत दबंग हैं, दबती नहीं है। तो दबंग गर्ल होना, दबंग आईएएस होना या दबंग लेडी ऑफिसर होना, क्या पसंद करेंगी आप कहलाना? मैं एक सशक्त महिला होना पसंद करूंगी। दबंग है या नहीं है, देखिए ये अपनी, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में वो डिफरेंसेस हैं, इसीलिए शायद ये शब्द यूज़ किए जाते हैं कि दबंग महिला है। तो फ्यूचर में जब चीज़ें कहीं बेहतर होंगी, लोगों की सोच भी जो आज है यद्यपि बहुत बेहतर है, बट और बेहतर होगी, तो शायद ये नॉमेनक्लेचर भी बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी उतने ही सशक्त हैं, उतने ही कार्य करने को सक्षम हैं जितने पुरुष हैं। स्वपनदीप से मेरा सवाल होगा अगला, क्योंकि ऋतु जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने आप को एक सशक्त महिला कहना ज़्यादा पसंद करूंगी। क्या आपके साथ भी आप इससे सहमत हैं? क्योंकि डिप्रेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत देखा है आपने और सभी को ये पता है, लेकिन उसके बावजूद नायब तहसीलदार का कद पाना, स्ट्रांगली और साथ ही चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, अगर उसकी कोई मिसाल है तो वो आप हैं, आपने उदाहरण पेश किया है। ज़रूर, ये मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आए, लेकिन उसमें एक बेस्ट पार्ट वो ये था कि जब हम पापा के लिए कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पे हम जितनी लोग उसमें इन्वॉल्व थे फैमिली के, सभी महिलाएं थी।
मैं, मेरे मदर, मेरे बुआ और मेरी छोटी बहन, और कोई मेल फैमिली मेम्बर नहीं था पापा के अलावा जो वहाँ पर थे। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी अभी भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जहाँ पर पोस्टेड थी दैट अभी जलंधर के पास फ्लड्स आए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे रात को 12-1 बजे आना वापस और खुद ड्राइव करके पहुंचना घर पे, और रास्ते में इतना ज़्यादा अंधेरा होना, सुनसान होना, और घर वालों ने भी फिक्र करनी कि वहाँ से जल्दी छुट्टी करके क्यों नहीं आ जाती, तो उनको बोल के बीइंग अ फीमेल मैं नहीं ट्रैवल कर सकती ऐसे रात को। बट ये रीज़न मुझे लगता है कि देना सही नहीं है कि आप फीमेल हो तो इसलिए आप अपनी ड्यूटी आवर्स जो है वो छोड़ के पहले निकलोगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारा खुद का ही माइंडसेट है। हाँ, थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतनी घटनाएं हो रही हैं। अभी रिसेंटली ये निर्भया वाला केस कितना हाईलाइट हुआ है, उसी की वजह से जब आप ऐसी किसी सर्विस में होते हो तो घर वाले भी थोड़े परेशान होते ही हैं पीछे से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार आपके सीनियर्स इतना सपोर्ट करते हैं कि ऐसी कभी परेशानी आती नहीं कि आप जी ने क्योंकि एक बात कही थी कि मेरी सफलता के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ है, एक मर्द का हाथ है, लेकिन मैं कहूँगी कि आपकी सफलता के पीछे भी महिलाओं का ही हाथ है, और उस दौरान कोई नहीं था शायद आपके पास। स्वपनदीप, एक सवाल मेरा है कि हाल में हमने अपने पायलट को छुड़ा लिया, कभी आपको ऐसा लगा कि काश इतनी विल पावर हमारी सरकार तब दिखाती जब हम मेरे पिताजी को वापस लेके आती? क्योंकि मैं पाकिस्तान में उस जेल तक गया हूँ, प्रोटोकॉल या आप कहें कि एक वीज़ा के नॉर्म्स होते हैं कि आप ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर नो गो एरिया है मीडिया के लिए। बट मैं अक्सर सोचता था कि काश ऐसी कुछ सूचनाएं मिल जाएं जो मैं शेयर कर सकूं। हालांकि मैंने हिंदुस्तान में आके पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरी फिल्में बनाई, लेकिन कभी आपको लगा कि आपको आखिरी बार आपके पिता को देखने का मौका मिला और आपके पिता सुरक्षित आ जाते इसी तरह से जैसे हम अपने भारतीय वायुसेना के एक पायलट को सकुशल वापस ले आए? जी, जब अभिनंदन वापस आए थे, जितना उस समय हमारी फैमिली खुश थी, मेरे ख्याल से उनकी फैमिली की जितनी उनकी फैमिली जैसे उनकी वेट कर रही थी, उस टाइम पे हमने वो पूरा टाइम जब तक वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लिया तब तक हम देखते रहे वो, क्योंकि ये चीज़ हम तब देखना चाहते थे जब पापा वहाँ पर थे। हम चाहते थे कि वो ऐसे आते और हम उनको लेने जाते बॉर्डर पर। और उस टाइम पे जब वो ये वहाँ से आए हैं और अभी ये जब जाधव वाला केस भी इंटरनेशनल कोर्ट में गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है दिमाग में कि पापा के टाइम पे भी ये चीज़ें की जा सकती थी ताकि अभी वो सुरक्षित वापस आ सकते। बहुत सारी खामियां थी उनके केस में जो गवर्नमेंट उस टाइम पे अगर उठाती पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, तो इंटरनेशनल कोर्ट में अगर लेके जाती केस, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पापा को एक बेनिफिट उस चीज़ का मिलना था। और उनकी सज़ा अगर डेथ सेंटेंस उससे कन्वर्ट करके लाइफ सेंटेंस में करते तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर 23 साल गुजार दिए थे, जो कि उन्होंने अपनी उस सज़ा से ज़्यादा टाइम निकाला था, तो उन्होंने आ जाना था इस टाइम पे। ये एक ज़रूर हमेशा रहेगा ये दिमाग में। बबीता, अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं की सफलता में भी पुरुषों का हाथ है, लोग कहते हैं कि पुरुषों की सफलता में महिलाओं का हाथ है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि ये ऑफिसर हैं लेकिन इनको भी लगता है कि समय से घर पहुंच जाना चाहिए, कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सवाल है। अब आप एक राजनीति के दंगल में कूद गई, दंगल गर्ल आप हैं, अब नया दंगल वो बहुत कठिन माना जाता है, वो राह बहुत कठिन है, कुश्ती के अखाड़े से, मैट से, ओलंपिक से और आपके अर्जुन अवार्ड से बड़ी कठिन राह है। बहुत मुश्किल लग रही है वहाँ पे या ठीक लग रहा है? मुझे मुश्किलों से लड़ना बहुत अच्छा लगता है और जितनी ज़्यादा मेरे सामने चुनौतियाँ होती हैं मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ और उन चुनौतियों को पार करने के लिए हर संभव कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर कैसे टक्कर मार के इसको पार कर जाऊँ। तो मैं यही कहूँगी कि उतार चढ़ाव लाइफ में हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो उन मुश्किलों से घबराए नहीं। अगर आप घबरा गए तो वो मुश्किल आपके सामने अगर पत्थर है तो वो चट्टान बन के खड़ी हो जाएगी। उन मुश्किलों से आप लड़ो, उनको जितना आप उसके अंदर घुसोगे वो उतनी ही आसान होती जाएगी। और बात करूं तो जैसे मैम ने इन्होंने बताया कि रात को डर लग कि घर वालों को डर, हर किसी के घर के परिवार के लोग डरते हैं, लेकिन हम भी दिन रात चलते रहते हैं, कोई टाइम नहीं, रात को 1-2 बजे भी पहुंचते हैं।
और कभी कभार प्रोग्राम में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि रात को कहाँ जाओगे, आज स्टे कर लो, कल मॉर्निंग की आपकी फ़्लाइट करवा देंगे। हम कहते हैं हमारा काम ही यही है। अगर हम ही डरने लगेंगे तो किसको इंस्पायर करेंगे, किन लोगों को हम समझाएंगे। हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद स्ट्रॉन्ग हैं। हम हर मुश्किलों से लड़ना हमारे माँ बाप ने सिखाया है। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, हम खुद उससे लड़ने के लिए और उसके जूझने के लिए हम तैयार रहते हैं हर टाइम। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी कि हर वुमेन्स को फिजिकली एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप चला जाएगा। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी शिक्षित हो, लेकिन जो एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग होने से आपके अंदर जो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो मुझे लगता है कि अकेले उससे नहीं आप लड़ पाएंगे। क्योंकि मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैं बहुत ही शर्मीली मैं थी जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं इतनी शर्मीली थी कि मैं अपने पिता के सामने बैठ के खाना भी नहीं खा सकती थी। बट ये बोलने का ये स्ट्रॉन्ग, ये मैं कहूँगी कि ये मजबूती जो मेरे अंदर आई है वो सिर्फ रेसलिंग की वजह से आई है। जो मैं आज बनी हूँ, आज किसी के सामने मैं खड़े होकर कोई सवाल पूछता मैं जवाब दे सकती हूँ। और ये जो मेरे अंदर जो जज्बा, जो जुनून, जो मैं कहूँगी कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक आया है वो मेरे अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग की वजह से और मेरे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए उसकी वजह से। बिल्कुल, हम क्यों उन्होंने एक चीज़ और मैं कहूँगी कि उन्होंने हमेशा हमें मतलब धाकड़पना हमारे अंदर डाला है। ये धाकड़ शब्द ऐसे ही नहीं बना है, उन्होंने हमें धाकड़ बनाया है। जब भी हम घर से मतलब कदम बाहर रखते थे तो मेरी माता पिता एक ही चीज़ कहते थे, बेटी पहले किसी को कुछ बोलना मत और बाद में छोड़ना मत। तो ये चीज़ मतलब मैं कहूँगी कि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के अंदर डालना चाहिए। अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम दबंग और धाकड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कई बार ऐसी फील्ड्स में होता है कि आपको सिंपैथी के चलते भी कुछ दे दिया जाता है कि ठीक है महिला है, इनको करने दो काम, या महिला है, इनको ऐसा कर सकते हैं इनके साथ। ये भी कभी कभी हमने देखा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सिंपैथी को, क्योंकि जब भी सिंपैथी से कुछ चीज़ें मिलती हैं बुरा लगता है। मैं एक महिला होने के नाते ये कह सकती हूँ कि जब भी कुछ सिंपैथी से मिलता है बुरा लगता है। ऐसा कभी इंसिडेंट आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि सिंपैथी के रूप में दिया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस लिए मैंने, और जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया और चैलेंजेस दिए मुझे। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं जुडिशियल फैटर्निटी से हूँ, तो चाहती मैं एक ऐसी फील्ड चुन सकती थी जिसमें सिंपल मैं बैठ के आराम से अपनी जॉब कर सकती। बिल्कुल। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने LLM किया, नेट किया, तो एज अ प्रोफेसर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं चाहती तो उस फील्ड को भी चुन सकती थी। देन उसके बाद हाई कोर्ट में मैंने एज अ रिव्यू ऑफिसर ज्वाइन किया, तो मैं चाहती तो मैं उस फील्ड को भी एक्सेप्ट कर सकती थी, वहाँ भी मैंने जॉब करी। बट एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसमें ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और जो भी मेरे साथ थे, हमेशा जब मुझे ज़रूरत हुई वो मेरे साथ खड़े थे, और मेरे डिसीज़न में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। रितु जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपको जो चार्ज दिया गया, नोएडा को माना जाता है कि यूपी का गेटवे है, यूपी कैसा लगेगा वो नोएडा से दिखना चाहिए, नोएडा में आपका स्वागत है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम शहर में आते हैं तो हमको बड़ा अस्त व्यस्त सा शहर मिलता था पहले, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। आपने स्वच्छ नोएडा का एक कैंपेन चला रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऋतु माहेश्वरी जो सपना देख रही हैं और जो सरकार सपना देख रही है, वो जनता कब तक पूरा समझेगी, जनता कि पूरा हो जाएगा ये सपना? क्योंकि सबसे वर्स्ट जो, अगर एयर क्वालिटी की बात करूं मैं, तो गाज़ियाबाद भी आता है जहां की आप DM रही हैं, नोएडा भी वहां उसमें शामिल हो जाता है, और हमारे पास में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। तो आपके लिए एक चुनौती होगी कि इस शहर की जो शक्ल, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है, आपके लिए बहुत बड़ा टास्क देके गए हैं वो। उत्तर प्रदेश में अगर कोई यूपी का जो बेस्ट फेस है आज भी, तो वो नोएडा ही है। तो यूपी के बाकी शहरों से बहुत ही बेहतर विकसित शहर है। और अगर हम पूरे NCR क्षेत्र की बात भी करें, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, तो इनमें भी अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है कि नोएडा इन सब से कहीं आगे है। क्योंकि नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, और जो ग्रीनरी है, तो वो डेफिनेटली बाकी शहरों से कहीं ज़्यादा विकसित है।
साथ ही मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारे अभी गैप्स भी हैं जिनको हम लोगों को पूरा करना है। जहाँ तक चुनौतियों की, शहर के विकास की चुनौतियों की बात है, आपने खुद मेंशन किया, मैं गाज़ियाबाद में भी रही हूँ और निश्चय ही ये पूरी बेल्ट एयर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है और स्पेशली पिछले 2-3 साल से जो इंडिसेस हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इसके पीछे, वो ना केवल नोएडा या गाज़ियाबाद से एसोसिएटेड हैं, वो पूरे रीजन से कहीं ना कहीं और रीजन के बियॉन्ड भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। भारत सरकार की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें एक मैकेनिज़्म हर साल बनाया जाता है। जैसे ही पॉल्यूशन के लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स एक्टिवेट होते हैं। कुछ दिन कंस्ट्रक्शन भी बंद कराया जाता है, कुछ दिन ग्रैप हम लोग बोलते हैं जिसमें वाटर स्प्रिंकलिंग है, फाइन्स हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट पे प्रोहिबिशन लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जब तक हम लॉन्ग टर्म सिस्टमिक सॉल्यूशंस नहीं लाएंगे तब तक ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो कैसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को बेहतर किया जाए, कैसे जो पराली बर्निंग इसके पीछे कई लोग कॉज करते हैं, साइट करते हैं, कैसे उसको डील किया जाए, और कैसे अगर नोएडा की बात की जाए तो कैसे जो हमारा ऑलरेडी जो ग्रीनरी है कैसे हमारी और उसको बेहतर किया जाए, पॉल्यूशन के जो एंटी पॉल्यूशन मेजर्स हैं कैसे बेहतर किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ना केवल आज लेकिन आने वाले समय में भी जो प्रयास नोएडा के लिए किए जा रहे हैं, तो जो कमियाँ हम लोग को आज दिखती हैं, जैसे स्वच्छता में कुछ कमियाँ शायद शहर में दिखती थी तो लगातार हम लोग उसको सुधार रहे हैं, पर्यावरण में कुछ कमियाँ दिखती थी तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जो फैसिलिटीज़ दिल्ली या गुड़गांव में है वो सभी फैसिलिटीज़ हम लोग नोएडा में या दे चुके हैं या देने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चय ही अगले 2 से 3 वर्ष में नोएडा ना केवल हमारे देश का लेकिन बाहर से भी लोग इसके डेवलपमेंट मॉडल को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। स्वपनदीप, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि अब ऐसी स्थितियां फिर से किसी के साथ ना बने, स्पेशली इस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, नायब तहसीलदार के पद पर आप हैं, और कोई महिला परेशान ना हो, कोई बेटी परेशान ना हो। किस तरह की चुनौतियां आपको वाकई अपने क्षेत्र में लगती है और आप उसको दूर करने की कोशिश करती हैं वहाँ पर? सबसे पहले मेरी कोशिश होती है, अगर मेरे ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ है तो उसको इनकरेज करूँ, क्योंकि जब कोई फीमेल्स आते कई बार वो थोड़ा डोमिनेट भी उनको किया जाता है बीइंग अ फीमेल। तो समटाइम्स अभी जैसे नई रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको थोड़ा इनकरेज करूं, ताकि कोई इस वजह से आगे बढ़ने से ना रुके कि उसको कोई डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा अगर महिलाएं आती हैं और मेरे दफ्तर में कोई अपने काम से, आम लोगों में से, तो तब भी मेरी कोशिश होती है कि उनकी जितनी ज़्यादा मैं मदद कर सकूं तो मैं करूं। मैं इस चीज़ को खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ और मुझे खुद को ये अच्छा फील होता है जब मुझे कोई बाद में आके ये चीज़ बोलता है कि आपने मेरा एक दिन में ये काम करवा दिया था। बबीता, जिस फील्ड में आप आई हैं वो है राजनीति की फील्ड। बड़े बड़े धुरंधर हैं, आपने तो ओलंपिक, एशियाड सब किया, यहाँ तो वर्ल्ड कप भी खेल के बैठे होंगे लोग राजनीति का, और जीते हुए भी लोग हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। इस फील्ड में काम करना है तो आपके पास ऐसी कौन सी 3 चुनौतियां जो आपको लगती हैं कि आप आ गई हैं, समाज सेवा भी होगी, राजनीति भी होगी, तो आपके सामने बड़ी चुनौती क्या है? 3 ऐसी चुनौतियां जो लगता है कि बड़ा मुश्किल है, इससे मतलब जीत तो जाएंगे, चलिए लड़ना है तो जीतेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती की महिलाओं के लिए काम करना कि, और मैं आई भी इसीलिए हूँ पॉलिटिक्स में कि ये मुझे एक प्लेटफार्म मिला है, इसके ज़रिए मैं महिलाओं को और जागरूक कर सकूँ, महिलाओं से मैं रूबरू हो सकूँ और हमेशा जुड़ी रहूँ, उनके सुझाव भी मिलते रहें कि क्या हम और बेहतर बना सकते हैं। एक सशक्त महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल है उसको और कैसे हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही हमारा मकसद है कि समाज के अंदर कैसे बदलाव लाया जाए, समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसको कैसे और बदला जाए। क्योंकि दंगल मूवी के बाद लोगों की सोच तो बदली है, लेकिन जितना बदलाव हम देखना चाहते हैं उतना बदलाव अभी भी नहीं है। लोग लड़कियों को और महिलाओं को यही मानते हैं कि वो चूल्हे चौके तक सीमित हैं, तो उनकी ये सोच बदलने की और उनको मैं कहूँगी कि महिलाओं को एक
मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं को और जागरूक करने के लिए मैं राजनीतिक में आई हूँ, ताकि उनको और सपोर्ट कर सकूँ, उनके हक के लिए लड़ सकूँ, उनके हर कोई भी अधिकार हो या किसी भी चीज़ के लिए मैं खड़े होकर मैं बोल सकूँ कि महिलाओं के लिए ये मैं, अगर मैं कुछ, अब मैं कहूँगी कि 100 में से 1% भी अगर मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे सौभाग्य मानूंगी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर उनके लिए मैं कुछ कर पाई तो। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि जब हम कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, हम एक्सपेक्ट करते हैं पुरुषों से कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर एक महिला ही महिला का साथ दे तो वो बॉन्ड तोड़ना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अगर महिलाओं को सपोर्ट हो जाए तो विचारों में क्रांति आ जाएगी। रितु जी, जिस जिम्मेदारी को आपको दिया गया है, इस अथॉरिटी की बात मैं अगर कर लूँ, नोएडा अथॉरिटी की बात कर लूँ, तो बहुत इसका एक जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी जांच चलती रहेंगी, एजेंसियां लगी हुई हैं, करप्शन है। लोग कहते हैं यहाँ पर काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले दरवाजे से काम कराना आसान है। जब से आई है मैं सुन रहा हूँ कि इनके साथ काम करना मुश्किल है, सब परेशान हैं। तो ऐसा आपने क्या कर दिया कि जो बड़े मज़े कर रहे थे वो परेशान हो गए, या फिर आपको ये चुनौती लगी कि नहीं, इसको तो ठीक करना है, दुरुस्त कर देना है? निश्चय ही मैं मानती हूँ कि जितनी भी मेरी अभी तक पोस्टिंग्स रही हैं यूपी में, शायद ये सबसे चुनौतीपूर्ण मेरे लिए पोस्टिंग रही है। और इससे पहले मैं गाज़ियाबाद में रही हूँ, वहाँ भी काफ़ी चुनौतियाँ रहीं, लेकिन नोएडा उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और देखिए, शहर में काम कराना आसान है, सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से या अपने अंदर से ही, अपने ऑफिस से ही होती है। तो काम अपने आप हो जाते हैं अगर वर्क कल्चर चेंज हो जाए, अगर लोगों में एक सकारात्मक सोच आ जाए। और मुझे जो लगता है, जो आपने शुरुआत में बात की कि हाँ कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो एक परसेप्शन शहर के बारे में, अगर आप भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक परसेप्शन लेके जाते हैं, तो वो जब तक परसेप्शन नेगेटिव रहता है तब तक काम हो नहीं पाते। दूसरा, जिस अगले व्यक्ति को आप बताएंगे कि हाँ वहाँ जाने से काम नहीं होता, तो वो भी वही परसेप्शन लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए। और मुझे लगभग 7 महीने यहाँ अभी CEO हुए हैं। मुझे लगता है जो मेरा शायद कंट्रीब्यूशन, शायद जिसमें सबसे ज़्यादा रहा है, वो शायद इसी में रहा है कि उस परसेप्शन को पब्लिक के लिए कुछ हद तक मैं चेंज करने में शायद सफल हुई हूँ कि हाँ, अगर नोएडा अथॉरिटी अब जाते हैं तो कोई सुन रहा है, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल हो रहा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। और इसमें ना केवल मैं अपना और अपनी टीम का योगदान कहूँगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, उनकी प्रायोरिटी है कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है वो स्कीम्स लोगों तक पहुँचे, ट्रांसपेरेंटली पहुँचे, और लोगों को पता रहे कि जो काम हो सकता है वो हो, जो नहीं हो सकता है जिस भी कारण से वो नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उस पारदर्शिता को लाने में एक सोशल इमेज अथॉरिटी की चेंज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, जो मुझे लगता है कुछ हद तक मैं चेंज कर पाई हूँ। अंजुम जी, मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे ऑफिसर के तौर पर लोग पहचाने? मतलब सबका ये सोच होती है कि मुझे ऐसा जाना जाए, इनको धाकड़ गर्ल के तौर पर जाना जाता है, दंगल गर्ल के तौर पर जाता है। रितु जी ने वर्क कल्चर चेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि कैसे मुझे जाना जाए एक अफसर के तौर पे? एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफिसर। और जैसे कि अभी मैम ने क्वेश्चन करा कि सहानुभूति भरे लहजे से ना देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, तो महिला कोमल ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो खड़ी हो जाए तो फिर उसके सामने किसी की नहीं चलती। बबीता, आपकी एक इमेज ये बन गई है धाकड़ गर्ल की, दे पटक देते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब जब राजनीति के दंगल में हैं तो बबीता क्या सोच के आई है कि क्या बनना है? पद, विधायकी, सांसद बनना, ये सब जनता तय करेगी, लेकिन बबीता ने कोई मकसद बनाया कि बबीता को, पहले आपने देखा होगा कि मैट पर या कुश्ती या ज़मीन पर, मिट्टी पर आप अपने विरोधियों को पटकती थी, अब क्या सोचा है? मेरे सब फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेन्स एंड देन खिलाड़ी, दोनों के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेंगी कि हमेशा कि कुछ अच्छा कर जाएं। और महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरा पहला कदम जो होगा महिला सुरक्षा के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए।
स्वपनदीप, पिता की जो यादें हैं वो आपके साथ हैं, लोग आपको आपके पिता से ज़रूर जोड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर के तौर पर आपके पास बहुत खुला आसमान है, आपको बहुत आगे बढ़ना है क्योंकि आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है। आपको क्या लगता है कि जो भय समाज में है, जिसको बबीता दूर करती हैं, ऋतु माहेश्वरी जी दूर करती हैं, अंजुम भी दूर करेंगी, आप लोग एक वुमन ऑफिसर के तौर पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी फ्यूचर में आने वाले समय में, कि जो डर का माहौल है, चाहे वो निर्भया की बात मैं कर लूँ या और भी बात करें, कि हम अक्सर समाज में एक भय का वातावरण कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर बनता है। एक ऑफिसर के तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ पूरे देश को, पूरे समाज को, सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें आजकल बहुत ट्रेंड है, बच्चे छोटे होते हैं 3-4 साल के और उनको डांस क्लासेस में या ऐसी किसी भी हॉबी क्लासेस में उनको भेज दिया जाता है। मैं ये सोचती हूँ चाहे वो लड़के ही हों चाहे लड़कियाँ हों, उनको डिफेंस के लिए ज़रूर ट्रेनिंग देनी चाहिए और ये सभी स्कूल्स में भी कंपल्सरी कर देना चाहिए। और अगर हम दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे शोज़ में भी जा रहे हैं, टीवी में हम देखते हैं, तो उसके साथ साथ ये ज़रूर होना चाहिए कि उनको सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये सबसे बेसिक यही चीज़ है। उसके बाद हमारा आ जाता है हम अपने सिस्टम को थोड़ा ठीक करें, लॉ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो, ये चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है बेसिक यही चीज़ है कि हम बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस के लिए ज़रूर तैयार करें। जो महिलाएं, जो दर्शक पूरे हमारे इन चैनलों के ज़रिए आपको देख रहे हैं, आखिरी एक संदेश आपका अंजुम जी, कि उन लड़कियों को जो संघर्ष कर रही हैं, जो बहुत परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनको सारी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल में है, एक संदेश क्या है एक लेडी ऑफिसर के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा पॉजिटिव रहें, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जिए हजारों के लिए। बबीता, मैं यही कहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको महिला होने पर गर्व होना चाहिए कि आप एक सशक्त महिला हैं और स्ट्रॉन्ग महिला हैं। आयरन लेडी के नाम से आप सब, मैं कहूँगी कि आयरन लेडी बनकर जीना है और अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को दबा के नहीं रखना है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक पंख लगा के और उड़ान देना है और हार से हार नहीं मानना है। हार जीत लाइफ में होती रहती है, लेकिन हार मान जाते हैं तो वो लड़ाई हमारी वहीं ख़त्म हो जाती। इसलिए उस लड़ाई को ख़त्म नहीं करना, उस लड़ाई को जीतना है, लगातार बने रहना है। कोई भी अगर काम करने जाते हो तो लगातार बने रहियो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ऋतु जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने सुना है कि बुलंदियों पर पहुंचना बहुत आसान रहता है, लेकिन वहाँ बने रहना बहुत मुश्किल रहता है। क्या संदेश? केवल एक ही लाइन में मैं कहना चाहूँगी, दृढ़ संकल्प जो हमें करना है जीवन में, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक बार संकल्प कर लिया तो उसकी तरफ मेहनत से और उसी संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ अगर आप बढ़ रहे हैं तो कोई ताकत नहीं, कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं, कोई बीमारी नहीं जो आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक सकती है। तो हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, बाहर से जो भी चैलेंजेस हैं वो सब ओवरकम हो जाते हैं। तो मेहनत, लगन और एक संकल्प मन में होना चाहिए, तो कोई चीज़ नहीं है जो अनअचीवेबल हो। तो बहुत धन्यवाद, आपने सुना और इन्होंने जो मकाम हासिल किया है, जाहिर है इनका संकल्प था, इनकी मेहनत थी जो यहाँ तक हमारे सामने है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश थोड़ा सा बदलाव समाज में लाएगी, सोच बदलेगी और मकसद सिर्फ इतना था कि आपकी बात उन लोगों तक पहुँचे जिनको मजबूती चाहिए, उन लोगों तक पहुँचे जो समाज को बदलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश थोड़ी सी कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएगी।